हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय मृदा महाविद्यालय नागौर में कार्यरत। तो जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने बात की थी कि किस प्रकार से वैज्ञानिक प्रगति पुनर्जागरण के काल में हुई थी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कॉपरनिकस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉपरनिकस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की पुनर्जागरण के काल में कि पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सारे के सारे ग्रह सूर्य के चक्कर काटते हैं। तो इससे क्या हुआ, आप लिखो, कॉपरनिकस की इस खोज ने कॉपरनिकस की इस खोज ने मानवीय सोच को बदल दिया। कॉपरनिकस की इस खोज ने मानवीय सोच को बदल दिया। पृथ्वी की पृथ्वी की ब्रह्मांड में पृथ्वी की ब्रह्मांड में विशिष्टता को खत्म किया। यूनिकनेस, पृथ्वी की ब्रह्मांड में विशिष्टता को खत्म किया और विशिष्टता को खत्म किया और अब पृथ्वी अन्य ग्रहों की तरह अब पृथ्वी अन्य ग्रहों की तरह मात्र एक अंतरिक्ष की अन्य ग्रहों की तरह मात्र एक अंतरिक्ष की वस्तु थी जो अन्य ग्रह की तरह मात्र एक अंतरिक्ष की वस्तु थी जो अन्य ग्रहों की तरह सूर्य के चक्कर काटती थी। जो जो अन्य ग्रहों की भांति अन्य ग्रहों की तरह सूर्य के चक्कर काटती थी। फिर आगे लिखो, केपलर नहीं सॉरी कॉपरनिकस के सिद्धांतों को कॉपरनिकस के सिद्धांतों पर अन्य खगोल शास्त्रियों ने भी कार्य किया। कॉपरनिकस के सिद्धांतों पर अन्य खगोल शास्त्रियों ने भी कार्य किया। अन्य खगोल शास्त्रियों ने भी कार्य किया, जैसे डेनमार्क का जैसे डेनमार्क का टाइको ब्राहे डेनमार्क का टाइको ब्राहे TYCHO टाइको ब्राहे BRAHE टाइको ब्राहे TYCHO BRAHE टाइको ब्राहे और जर्मनी के जोनास जोनास कैपलर जोनास कैपलर कैपलर हिंदी में लिख लो, जोनास कैपलर। ठीक है, अब इसमें आगे लिखो, ब्राहे ने खगोल शास्त्र की गणना करने के लिए ब्राहे ने खगोल शास्त्र की गणना करने के लिए एक विधि ज्ञात की। खगोल शास्त्र की गणना करने के लिए एक विधि ज्ञात की। विधि जैसे आप जयसिंह के बारे में जानते हो ना, जयसिंह की जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है जयपुर में, वो क्या है, खगोल शास्त्रीय जो घटनाएं हैं उनकी गणना करने के लिए एक्यूरेट। उसी प्रकार से ब्रायन ने भी एक विधि ज्ञात की और यह विधियां केपलर के हाथ लगी। यह विधियां केपलर के हाथ लगी और उसने यह विधियां केपलर के हाथ लगी और उसने खगोल शास्त्र में
एक महत्वपूर्ण खोज की, उसने खगोल शास्त्र में एक महत्वपूर्ण खोज की। कहने का मतलब ये है कि जो कॉपरनिकस ने काम, सबसे पहले टोलोमी ने काम किया था, आया ना, उसके बाद कॉपरनिकस ने काम किया। और कॉपरनिकस ने किस आधार पर काम किया? टोलोमी के कार्य के आधार पर उसने नई नई खोजें की। और फिर कॉपरनिकस के कार्य के आधार पर किसने? टाइको ब्राहे और केपलर ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। समझिए, कोई ना कोई आधार चाहिए, कोई ना कोई बेस चाहिए। उनको बेस मिला होगा। टोलोमी की काम की कमी को उजागर किसने किया? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस के काम की कमी को उजागर करते हैं टाइको ब्राहे और ये केपलर है। अब ये क्या कहता है? बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता है ये। केपलर के अनुसार केपलर के अनुसार पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। केपलर के अनुसार पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, लेकिन लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा गोलाकार नहीं है। पृथ्वी की परिक्रमा गोलाकार नहीं है। जो कॉपरनिकस ने जो सिद्धांत दिया था ना, उसने क्या कहा था? पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है लेकिन गोलाकार परिधि में काटती है, उसकी परिक्रमा गोलाकार है। गलत है, गलत है ना। किस परिधि में पृथ्वी चक्कर काटती है? सूर्य के चारों ओर। गोलाकार तो नहीं है, सर्कुलर थोड़ी नहीं है कि बिल्कुल राउंड राउंड ले। कैसी परिधि है? इसको कहते हैं अंडाकार। अंडाकार ऑर्बिट है इसका, अंडाकार है। इस तरीके से अगर सूरज यहाँ पर, पृथ्वी इस तरीके से चक्कर काटेगी, यूं कभी पास कभी दूर, ठीक है। ये राउंड में चक्कर नहीं काटती। तो कॉपरनिकस ने गलत जानकारी दी, उसमें सुधार किया इसने। इसके अनुसार, ठीक है, पृथ्वी वास्तव में सूर्य के पृथ्वी वास्तव में सूर्य के अंडाकार तरीके से परिक्रमा करती है। पृथ्वी वास्तव में सूर्य के अंडाकार तरीके से परिक्रमा करती है। केपलर की एक किताब केपलर की एक किताब मोशन ऑफ मार्स, आप लिखो MOTION, मोशन। एम और मोशन का मतलब है चाल। मोशन ऑफ MOTION, मोशन ऑफ ओ है, फिर मार्स MARS। मोशन ऑफ मार्स इसकी प्रसिद्ध किताब है। अतः उसने ग्रहों की परिक्रमा से संबंधित राज खोले। अतः उसने ग्रहों की परिक्रमा से संबंधित प्लैनेटरी ऑर्बिट्स अतः उसने ग्रहों की परिक्रमा से संबंधित राज खोले, जिसका आधार जिसका आधार कॉपरनिकस जिसका आधार कॉपरनिकस और ब्राहे कॉपरनिकस और ब्राहे के सिद्धांत थे। जिसका आधार कॉपरनिकस और ब्राहे के सिद्धांत थे। फिर आगे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इटली का गैलीलियो का नाम सुना है ना? गैलीलियो। तो गैलीलियो ने क्या खोजा था? गैलीलियो बहुत फेमस है, सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है। गैलीलियो ने क्या खोजा था पुनर्जागरण काल में? कोई एक मशीन खोजी थी उसने, इन्वेंट की थी। ही इज नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ दूरबीन। टेलीस्कोप अपन आज सब यूज करते हैं, है ना, दूर की वस्तु देखने के लिए। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप इजाद की थी। फिर ये और रहस्य उजागर कर पाया ब्रह्मांड के, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को देखना शुरू कर दिया टेलीस्कोप के माध्यम से। तब पता लगा चंद्रमा के ऊपर पहाड़ भी है, वहां पे खड्डे भी है, और ना आंखों से थोड़ा नजर आता है। उसमें लिखो इटली के गैलीलियो इटली के गैलीलियो, मैं इंग्लिश में बोल लेता हूँ, GALI, गैली लियो, LEO, GALI, GALILEO, गैलीलियो। गैलीलियो ने एक दूरबीन
गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की, दूरबीन की खोज की, और उसने उसने चांद पर पहाड़ों को देखा, उसने चांद पर पहाड़ों को देखा और अन्य तारों को देखा जो आंखों से देख पाना संभव नहीं था। अन्य तारों को देखा जो आंखों से देख पाना संभव नहीं था। गैलीलियो की खोज इतनी अधिक क्रांतिकारी थी, गैलीलियो की खोज इतनी अधिक क्रांतिकारी थी कि उसके विश्वविद्यालय के आगे लिख लो ब्रैकेट में पडुआ, कल परसों नाम आया था ना पडुआ का, कि उसके विश्वविद्यालय कॉमा पडुआ, यानी पडुआ उसका विश्वविद्यालय था जो इटली का महान विश्वविद्यालय था पडुआ। उसके विश्वविद्यालय पडुआ के सहपाठी सहपाठियों ने दूरबीन से देखने के लिए दूरबीन से देखने के लिए मना कर दिया, दूरबीन से देखने के लिए मना कर दिया, क्योंकि क्योंकि ब्रह्मांड बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि ब्रह्मांड बिल्कुल भिन्न था और क्योंकि ब्रह्मांड बिल्कुल भिन्न था और जो उनको परंपरागत तरीके से जो उनको परंपरागत तरीके से सिखाया गया था और जो उनको परंपरागत तरीके से सिखाया गया था उनसे सर्वथा भिन्न था, उनसे सर्वथा भिन्न था, सर्वथा भिन्न था। तो वो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार का द्वंद आ रहा है, क्योंकि लोगों ने जो लंबे समय तक समझा है, जो उनको सिखाया गया है, जो चर्च ने सिखाया गया है, जो पोप ने लोगों को सिखाया है, उनसे वास्तव में ब्रह्मांड बिल्कुल अलग था। और ये किसने खोज की? गैलीलियो ने। इसने दूरबीन के सारे प्रमाण के द्वारा लोगों को बताया, देखो जो आज तक आपको बताया गया है ऐसा नहीं है, वास्तव में ब्रह्मांड बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे द्वंद निकल के आ रहा था किसके बीच में? जो नए वैज्ञानिक थे, जो पुनर्जागरण के अग्रणी नेता थे, और जो परंपरागत तौर तरीके से रहने वाले लोग थे, जैसे पादरी हो गया, चर्च हो गया, तो इनके बीच में क्लैश नजर आ रहा था। गैलीलियो के दूरबीन के आविष्कार के बाद भी चर्च ने मना कर दिया, नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसने गलत चीजें बताई, जो हमने कहा है, जो हमेशा से कहते आ रहे हैं वो सही है। तो इनके बीच में द्वंद आ गया, एक तरह का टसल आ गया, आप समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में। फिर आगे बढ़ो। गैलीलियो ने अपनी किताब, इसका नाम क्या है, गैलीलियो ने अपनी किताब डायलॉग्स, मैं स्पेलिंग बोलता हूँ, डायलॉग्स, डायलॉग्स मतलब वार्तालाप, DIA DIALOUGES, DIALOUGES, dialogues on the two TWO, dialogues on the two chief 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 systems SYSTEMS, dialogues on the two chief systems of the word WORLD, of the word WORLD। इसने तो अपनी खोजों को इस किताब में प्रकाशित करवा दिया, लेकिन इससे क्या हुआ, जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो नाराज हो गया गैलीलियो से। फिर आगे लिखो इसमें, इस किताब के प्रकाशन के बाद, इस किताब के प्रकाशन के बाद कैथोलिक चर्च, रोम का कैथोलिक चर्च नाराज हो गया। इस किताब के प्रकाशन के बाद रोम का कैथोलिक चर्च नाराज हो गया। अतः गैलीलियो को अपने विचार
वापस लेने पड़े। अतः गैलीलियो को अपने विचार वापस लेने पड़े। अपने विचार वापस लेने का आप देख रहे हो उस समय का जो जमाना कैसा था। उसने एक नई खोज की, उसने एक वैज्ञानिक प्रूफ दिया लोगों के सामने, उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हुए, चर्च मानने को तैयार नहीं हुए। चर्च वालों ने उसको डराया धमकाया, तो उसके बाद उसको मजबूरी में अपने विचार वापस लेने पड़े। तो ये जमाना किस तरह का था। आज के समय में ऐसा जमाना नहीं है। अगर आप किसी भी चीज की खोज करते हो, कोई नई इन्वेंशन करते हो, कोई नया फॉर्मूला लेके आते हो, सब लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं अगर वो सही है तो। लेकिन वो जमाना अलग था। तभी तो कह रहे हैं पुनर्जागरण काल के अंदर क्या हुआ, लोगों की सोच में परिवर्तन आया। लोगों की सोच में ये परिवर्तन आया कि सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। जो चर्च के लोग हैं अगर वो गलत कार्य कर रहे हैं उनको भी चुनौती दी जा सकती है। कोई सर्वोपरि नहीं है, ना राजा सर्वोपरि है, न चर्च सर्वोपरि है, न पादरी सर्वोपरि है। सर्वोपरि क्या है? ज्ञान। सर्वोपरि क्या है? वैज्ञानिक परीक्षण। जो आपने वास्तव में साइंटिफिक बेसिस पे कोई चीज ढूंढी है वो चीज सर्वोपरि है। यही लोगों ने सीखा पुनर्जागरण के काल में। तभी कहते हैं कि अमूलचूल परिवर्तन आया लोगों की सोच के अंदर। आगे लिखो आप। न्यूटन ने, न्यूटन का नाम तो सुना होगा ना। न्यूटन ने न्यूटन ने ग्रहों के परिक्रमा की, न्यूटन ने ग्रहों के परिक्रमा की पहली, न्यूटन ने ग्रहों की परिक्रमा की पहली गणित के आधार पर सॉल्व की। न्यूटन ने ग्रहों के परिक्रमा की पहली गणित के आधार पर सॉल्व करने को क्या कहते हैं? निवारण। गणित के आधार पर समाधान किया। गणित के आधार पर समाधान किया। समझ गए ना? इसने मैथ्स का सहारा लिया प्लैनेटरी मोशंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया कि सर्कुलर मोशन है, वो गलत था। सूर्य का सर्कुलर मोशन लेते हैं। फिर उसके बाद कौन आया कोपरनिकस के बाद? केपलर। केपलर ने कहा अंडाकार मोशन है, वो सही था बिल्कुल। अब क्यों घूम क्यों रहे हैं ग्रह चारों तरफ? समझ रहे हो बात को? वो ठीक है अंडाकार है, सबने बात मान ली। क्या कौन सी फोर्स है जिसके कारण जो ग्रह हैं सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं? या फिर जो सूरज है वो भी किसी के चक्कर काट रहा है? पता है क्या आपको? शायद नहीं पता होगा। सूरज किसी के चक्कर काट रहे हैं नहीं काट रहे, एक जगह पे है, नहीं पता होगा ना। किसके? हाँ ना, स्थिर नहीं है। वही तो आप साइंस पढ़ोगे पता लगेगा ना। सूरज भी चक्कर काट रहा है किसी के। जिस तरीके से पृथ्वी सूरज के चक्कर काट रही है, सूरज किसके चक्कर काट रहा है? बहुत बड़ा तारा है उसके चक्कर काट रहा है। और समझ रहे हो उस लाइक के सबसे बड़ा तारा यहाँ पे जिसको ब्लैक होल कहा जाता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है, जो आकाश गंगा है ना अपने मिल्की वे के सेंटर में, उसके चारों तरफ सूरज चक्कर काट रहा है। और सूरज के चारों तरफ पृथ्वी और 9 ग्रह और ये पूरा अपना सोलर सिस्टम इस तरीके से चक्कर काट रहा है। तो क्यों काट रहे हैं? वो पहले को सॉल्व किया न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या सिद्धांत दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक फोर्स है जिसके कारण सभी ग्रह एक दूसरे, जो जो सबसे बड़ी वस्तु है उसका चक्कर काटेंगे। ये क्या है? साइज पे डिपेंड करता है। सूरज का साइज बहुत बड़ा है तो इसलिए वो कई सारी चीजों को अपनी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ले लेता है। अर्थ का साइज छोटा है इसलिए केवल चंद्रमा को अपने ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ले पाया। अगर पृथ्वी का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो कई इसके चक्कर काटने लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल के मून इसके चक्कर काट रहा है। मून चक्कर क्यों काट रहा है? क्योंकि सूरज से दूरी बहुत ज्यादा है और पृथ्वी इसके पास है, इस कारण मून है वो अर्थ के चक्कर काट रहा है। समझ गए? तो उसमें लिखो आप आगे। गैलीलियो ने आधुनिक फिजिक्स को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, गैलीलियो ने आधुनिक भौतिक शास्त्र की नींव रखी। गैलीलियो ने आधुनिक भौतिक शास्त्र की नींव रखी। इसके अधिकांश कार्य, इसके अधिकांश कार्य पूर्ववर्ती विद्वानों के कार्यों पर आधारित थे। इसके अधिकांश कार्य पूर्ववर्ती मतलब पहले के, इसके अधिकांश कार्य पूर्ववर्ती विद्वानों के कार्यों पर आधारित थे। इसकी किताब का नाम, इसकी किताब का नाम है द मैथमेटिकल। लिखो आप किताब का नाम लिखो, द मैथमेटिकल। MATHEMATICAL।
TICAL, mathematical. The mathematical principles. The mathematical principles. 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 The mathematical principles of natural philosophy. Natural, NATURAL. NATURAL. Natural philosophy. PHILO. 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 SOPHY. द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी इसकी किताब है। इसमें उसने कहा कि ब्रह्मांड के सभी तत्व, ब्रह्मांड के सभी तत्व एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं। ब्रह्मांड के सभी तत्व एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, यानी म्यूचुअल अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ब्रह्मांड में एक दूसरे को खींचेंगे, लेकिन उसके लिए साइज बड़ा होना चाहिए, तब वो जो फोर्स है वो ज्यादा काम करेगा। अगर छोटा सा तत्व वो कुछ नहीं खींच पाएगा, बहुत बड़ा साइज चाहिए, तो एक दूसरे को खींचते हैं। जिसका फोर्स ज्यादा है, जिसका साइज बड़ा है, वो ज्यादा प्रभाव डालेगा इसमें, समझिए। इस सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया गया। इसने गुरुत्वाकर्षण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इसने तो यही बताया जो भी दो मैटर हैं ब्रह्मांड, वो एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन आगे चल के इसका नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल। इस सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया। अतः गुरुत्वाकर्षण का बल, आप लिखो, इसने गणित और भौतिक शास्त्र को मिश्रित करके, इसने गणित और भौतिक शास्त्र को मिश्रित करके अपने सिद्धांत दिए। इसने गणित और भौतिक शास्त्र को मिश्रित करके अपने सिद्धांत दिए। फिर अब वैज्ञानिक खोज में लास्ट पॉइंट है कैलेंडर। कैलेंडर आप जानते हो ना, कैलेंडर लिखो, कैलेंडर। खगोल शास्त्र में बढ़ते हुए ज्ञान के कारण, खगोल शास्त्र में बढ़ते हुए, देखो कैलेंडर का लिंक है एस्ट्रोनॉमी से, आप समझ रहे हो। कैलेंडर क्या दिन बताता है, कब दिन होगा, कब रात होगी, कब अगला दिन आएगा, ये तो कैलेंडर बताता है। और ये सारी जानकारी किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र, ब्रह्मांड से। कैसे जो पृथ्वी है चक्कर काटेगी, कैसे अपनी धुरी पे घूमेगी, कब दिन होंगे, कब रात होगी। तो कैलेंडर का विकास, इसमें सही चीज लिखी, कैलेंडर का विकास तभी संभव है जब खगोल शास्त्र में अच्छा खासा जो प्रोग्रेस है वो होगी। इसमें आप लिखो, बढ़ती हुई खगोल शास्त्र के ज्ञान के कारण 16वीं सदी में पुरातन कैलेंडर में सुधार। कैलेंडर तो हमेशा ही सही रहा है, मतलब दिन और रात की गणना करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो हमेशा से इजाद किया गया है। मुगलों ने भी किया था, भारत में पहले भी था, पैर सिस्टम था ना। पैर सिस्टम पता प्राचीन भारत में होता था, क्या होता था? जैसे एक वो ऑब्जेक्ट होता था जिसमें मिट्टी डालते थे, मिट्टी धीरे धीरे नीचे तक जाती थी जाती थी जाती थी, जब पूरी मिट्टी चलेगी तो एक पैर खत्म हो गया, और फिर दोबारा उसको पलट देंगे, उसको समझ गए, जब फुल हो गया पलटने के बाद ऊपर से फिर नीचे मिट्टी जाएगी, दूसरा पैर खत्म हो गया। इस तरीके से जो भारत में दिन माना जाता था वो 4 पैर का माना जाता था, दिन में 4 पैर हुआ करते थे। और किसी की ड्यूटी होती थी, जैसे खत्म हो गया तुरंत पैसे देके लोगों को रख रखा, तुरंत यूं कर देंगे। घड़ियां थोड़ी ना थी उस समय, ना कैलेंडर थे उस समय दिन देखने के लिए, ताकि समय का ज्ञान रहे। एक पैर बीत गया, 2 पैर बीत गया, और किसी ने थोड़ा भी लेट कर दिया तो वो फिर उसमें एक्यूरेसी संभव नहीं थी। तो उसमें लोगों 16वीं सदी में कैलेंडर में सुधार करना संभव हुआ। कैलेंडर में सुधार करना संभव हुआ। पुराने जूलियन कैलेंडर, पुराने जूलियन 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 जूलियस सीजर का नाम सुना है ना, रोम का बहुत महान राजा रहा था, वो जूलियन कैलेंडर उनके समय का बनाया हुआ कैलेंडर है और चला आ रहा था 16वीं शताब्दी तक। पुराने जूलियन कैलेंडर में पोप ग्रिगोरी, ग्रीगोरी मैं इंग्लिश में बोल रहा था, पोप पता है, POP, पोप ग्रिगोरी नाम है किसी का, पोप ग्रिगोरी, GREGORY, GREGORY, ग्रीगोरी, पोप ग्रिगोरी ने
1582 में 1582 में सूर्य के वर्ष के आधार पे सूर्य के वर्ष के आधार पर कैलेंडर तैयार किया। सूर्य के वर्ष के आधार पर कैलेंडर, सौर सौर वर्ष के आधार पे, सौर वर्ष के आधार पे कैलेंडर तैयार किया। यानी अब इसके कैलेंडर का मुख्य तरीका क्या था ज्ञात करने के लिए दिनों को? सूर्य, तो सूर्य कब उगेगा, कब वापस अस्त होगा, इसके आधार पर उसने दिन का जो परिधि है उसको ज्ञात करने का तरीका निकाला। इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता था। ग्रिगोरियन, ये बेसिक है, ये मतलब इसने एक तरीके से एक्यूरेट कैलेंडर ढूंढ लिया था जो आज भी चला आ रहा है। ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, और इसी कैलेंडर को आधुनिक विश्व ने अपनाया। अपन जो कैलेंडर देखते हैं ना वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, 16वीं शताब्दी में बनाया गया। किसके द्वारा? पोप ग्रिगोरी के द्वारा 1582 ईस्वी में इस कैलेंडर को बनाया गया। मुगलों के समय में भी कैलेंडर बनाया, सोलर कैलेंडर भी बनाया, लूनर कैलेंडर भी बनाया। लूनर मतलब चंद्रमा के आधार पर कैलेंडर बनाया गया, सोलर सूर्य के आधार पर कैलेंडर बनाया गया। क्योंकि कैलेंडर है उसका एक्यूरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम दिन का तो पता लगे कब कौन सा दिन आ रहा है, कब कौन सा दिन निकल रहा है। उसी के आधार पर तो अर्थव्यवस्था कार्य करेगी, उसी के आधार पर फैक्ट्री में उत्पादन होगा। उत्पादन का कार्य तभी तो संभव है। जैसे आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जैसे मुगलों के समय में क्या था, घड़ियां नहीं थी, पहर का सिस्टम था। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आना शुरू हुए, अंग्रेजों ने घड़ी इजाद कर ली थी, जिससे कहते हैं मैकेनिकल क्लॉक। मैकेनिकल में सुबह घूमता है, जिसमें उन्होंने वो घड़ियां इजाद कर ली थी इंग्लैंड में। लेकिन जब वो भारत में आए तो उन्होंने घड़ियां, बेशकीमती घड़ियां राजा को उपहार में भी दी। यानी यहाँ के लोग अवेयर हो गए कि इंग्लैंड में एक घड़ी चलती है जो सुई के हिसाब से कार्य करती है, जो मैकेनिकल क्लॉक है, जो गियर सिस्टम पे है। गियर सिस्टम क्या होता है? घड़ी में गियर सिस्टम होता है जिससे सुइया घूमता है। तो गियर सिस्टम पे आधारित घड़ियां भारत वाले से परिचित हो गए उन घड़ियों से, जब व्यापारी यहाँ पे, इंग्लैंड के व्यापारी व्यापार करने के लिए आए। लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ के सम्राट थे, मुगल सम्राट थे, उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई इस घड़ी को अपनाने में। क्यों उन्होंने रुचि नहीं दिखाई? उस घड़ी को अपनाया नहीं उन्होंने, मैकेनिकल क्लॉक को। अपने पैर सिस्टम ही कंटिन्यू करते रहे। आदत पड़ गई थी, एक हैबिट की बात है, आदत पड़ गई जनरेशन से, वो पैर सिस्टम के हिसाब से चलते आ रहे हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ा कार्य क्या था? इसका कारण सबसे बड़ा ये था, अगर वो उस घड़ी को अपना लेते तो इससे क्या होता? श्रम की कम आवश्यकता पड़ती। श्रम, आप समझ गए कैसे श्रम की कम आवश्यकता पड़ेगी? घड़ी से अपन एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। अगर 4 जने एक फैक्ट्री में उत्पादन कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट काम करना है, एग्जैक्ट आपको 5 मिनट काम करना है। एक काम कितने मिनट में खत्म हो जाएगा, कितने सेकंड में खत्म हो जाएगा, वो चीज पता लग जाएगी। तो इससे क्या, वो उत्पादकता बढ़ने लगती। लेकिन उसके साथ ही श्रमिक जो लोग हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगता है। समझ गए? अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगता है। और इस कारण उन्होंने घड़ी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर घड़ी को अपना लेते तो काफी कुछ अर्थव्यवस्था में सुधार होता। फिर उसके कारण अपन आगे देखते लोगों का रोजगार छिन जाता। तो एक बहुत बड़ा कारण, जैसे प्रिंटिंग प्रेस आई थी भारत में, प्रिंटिंग प्रेस को जल्दी अपनाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्क्राइब, स्क्राइब किसे कहते हैं? जो अकाउंटेंट का कार्य करते हैं। बहुत सारे स्क्राइब जिनको राजा महाराजा ने नौकरी पे लगा रखा था, जो लिखने का कार्य करते थे, किताब लिखने का कार्य करते थे, उनकी नौकरी चली जाती है तो प्रिंटिंग प्रेस आ जाती है। तो एक प्रकार का रेजिस्टेंस था भारतीय सम्राटों के बीच के अंदर नई नई तकनीक को अडॉप्ट करने के लिए। उन्होंने वही तकनीक अडॉप्ट की जिसके कारण कोई समाज में कोई, क्या कह सकते हैं, कोई समाज में किसी तरह की कोई असहजता नहीं है। आप समझ, जिसके कारण कोई भी द्वंद नहीं है समाज में, कोई विद्रोह नहीं हो, कोई विरोध नहीं हो। वही उसी टेक्निक को उन्होंने अपनाया। बाकी घड़ी को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अगर घड़ी को अपना लेते तो बहुत क्रांतिकारी बदलाव होना संभव हो पाता उत्पादन की व्यवस्था में। इसी के साथ ही हम यहाँ पे अपना डिस्कशन समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत